स्टार ट्विंकलिंग क्यों करते हैं और मून मून या अदर प्लेनेट ट्विंकलिंग क्यों नहीं करते? वेल बेसिकली जो स्टार्स होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि स्टार्स एक्चुअल में ट्विंकल करते हैं। रादर ये क्या होता है कि ये जो स्टार्स लाइट एमिट करते हैं, सिंस वी नो सन इज ऑल्सो अ स्टार, लेकिन वी नेवर सी कि सन ट्विंकल कर रहा है। ये एक्चुअल में जो क्या होता है कि स्टार्स की जो लाइट होती है, इट इज़ नॉट कि ये फ्लक्चुएट करती है या फिर ये ट्विंकल कर रहे हैं। ये जो लाइट होती है जब हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर के थ्रू आती है, तब बेसिकली लाइट की स्कैटरिंग होती है। जैसे आप देखोगे कि जो रेनबो फॉर्म होता है, ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट से फॉर्म होता है कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं, कुछ एटमॉस्फेयर में हैंग किए होते हैं, जब हमारी सनलाइट उससे पास करती है तो रेनबो फॉर्म होता है। वैसे ही ये फेनोमेना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड, कि जब ये लाइट हमारी एटमॉस्फेयर में से एंटर करती है, उसकी वजह से जो हमारी फाइनल लाइट रिसीव होती है, उसमें हम एक्चुअल में देखते हैं कि स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं, बट दीज आर नॉट एक्चुअली स्टार्स जो कि ट्विंकल कर रहे हैं। जैसे सन भी स्टार है एंड इट नेवर ट्विंकल्स। लेकिन जो हमारी प्लैनेट होते हैं, सिंस हमें पता है कि स्टार्स के पास अपनी खुद की लाइट होती है, खुद की विजिबल लाइट टू बी मोर एक्यूरेट, लेकिन प्लैनेट्स या फिर मून के पास खुद की विजिबल लाइट नहीं होती है। लेट मी टेल यू कि किसी भी प्लैनेट या फिर मून या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास व्हेन आई से खुद की लाइट नहीं होती है, हमारा मतलब होता है खुद की विजिबल लाइट नहीं होती है, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स लाइट एमिट करते हैं, लेकिन ये लाइट होती है बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी की। यानी कि द इंफ्रारेड रेडिएशन आप देखोगे सारे ऑब्जेक्ट्स एमिट करते हैं, लेकिन हमें रेडिएशन कोई भी तभी दिखेगी जब इसकी फ्रीक्वेंसी हाई इनफ होगी विजिबल लाइट की, एंड सिर्फ स्टार्स एंड प्लैनेट ही उस फ्रीक्वेंसी में से रेडिएट करते हैं। एंड मून के पास, प्लैनेट्स के पास विजिबल लाइट नहीं होती है, जिसकी वजह से जो कि हमारे मून एंड प्लैनेट्स तभी देखेंगे जब सन की लाइट इनसे रिफ्लेक्ट होगी, जिसकी वजह से जो कि एक रिफ्लेक्टेड है, नॉट इट्स ओन। ये प्लैनेट्स या फिर बेसिकली दूसरे काइंड के से मून्स या नेचुरल सैटेलाइट्स कोई भी लाइट जो रिफ्लेक्टेड होती है वो ट्विंकल नहीं करते हैं। दैट इज द मेन रीजन व्हाई स्टार्स ट्विंकल एंड व्हाई प्लैनेट्स और मून्स डोंट ट्विंकल। सर हमारा क्वेश्चन ये है कि हम आखिर सारे टाइम मोटिवेटेड कैसे रहें? जैसे अगर हमें कोई मोटिवेट करता है तो हम 2-4 दिन तक पढ़ते हैं, लेकिन जब उसका असर खत्म होने लगता है तो हमारी पढ़ाई भी धीरे धीरे डाउन होने लगती है और हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो कैसे, आप बताइए कि हम लोग हर वक्त कैसे मोटिवेटेड रहें, हमेशा पढ़ते रहें? अब लेट मी टेल यू कि एक बहुत ही अच्छी कोटेशन है कि मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड एंड हैबिट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग। बेसिकली जब भी हम मोटिवेट होते हैं, इस काइंड की मोटिवेशन को कहते हैं टेम्परेरी मोटिवेशन, क्योंकि अगर हम किसी को भी देख के या फिर सुन के कोई भी अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो उस पर्टिकुलर पर्सन की वजह से हम कर रहे हैं कि उसने हमें मोटिवेट किया है, लेकिन ये मोटिवेशन परमानेंट नहीं होती है, लेकिन उसका इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है। सो आप अगर ऑल द टाइम मोटिवेटेड रहो, सो एक्चुअली इट डजंट मीन टू बी सम एनीथिंग लाइक बीइंग मोटिवेटेड ऑल द टाइम। रादर आपको एक हैबिट बनाना होगा कि अगर आप आज मोटिवेट होके 8 घंटे पढ़ रहे हो, सो यू डोंट हैव कि टू डू समथिंग लाइक दिस कि आपको अपना खुद को मोटिवेटेड बस ऐसे रखना है। आपको क्या करना है, आपको इसे अपनी हैबिट बनाना है कि यू हैव टू स्टडी 8 आवर्स। जस्ट फोर्स योरसेल्फ कि आपको आज 8 घंटे पढ़ना है। वेदर यू आर मोटिवेटेड आप तो भी 8 घंटे पढ़ो, आप डीमोटिवेटेड हो तो भी 8 घंटे पढ़ो। दैट इज अ फिक्स्ड लिमिट कि आपको इतना पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपका मूड बहुत अच्छा है, टेक इट टू 10 आवर्स, 12 hours, 14 hours या फिर 16 hours. Even many persons study 18 hours. Like here I'd like to quote something. एक बहुत ही अच्छी quotation है कि I play because I love the game and I work hard because I love winning. So set your goal कि आपको ये गोल अचीव करना है and गो टू एनी लिमिट्स कि आपको वो गोल अपना अचीव करना ही करना है। यू हैव टू एनी हाउ विन, क्योंकि जब तक किसी भी इंसान के अंदर ये डिज़ायर नहीं होती है कि उसे जीतना है, तब तक इट इज़ जस्ट अ ट्रू फैक्ट। कि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि लाइक यू डोंट हैव टू जस्ट विन या फिर लूज, जस्ट प्ले द गेम। लेकिन जब तक किसी के अंदर वो डिज़ायर नहीं होगी कि उन्हें जीतना ही जीतना है, तब तक कोई भी पर्सन उतना हार्डवर्क भी नहीं करेगा। सबसे ज़्यादा हार्डवर्क वही करता है हु इज़ एक्चुअल में कि उन्हें ये गोल अचीव करना है, नॉट जस्ट कि उन्हें ये गेम खेलना है, बट ही हैज़ टू एक्चुअली विन द गेम। सो दैट इज़ द थिंग
कि आपको अपना गोल सेट करना है एंड समहाउ वर्क करते जाना है बाय मेकिंग इट अ हैबिट। एंड दिस इज अ ट्रू फैक्ट, साइंटिफिकली प्रूव्ड कि अगर आप 21 डेज तक कोई भी हैबिट कर रहे हो, कोई भी टास्क कर रहे हो, तो वो बाद में आपकी हैबिट बन जाएगी। सो यू कैन ईजिली लेटर ऑन हैंडल इट फॉर 21 डेज। तो 21 डेज इन अ रो आपको वो कंटिन्यूअसली करना है, लेट इट विल बिकम योर हैबिट। एंड आपको बाद में कोई भी दूसरे मोटिवेटर या फिर टेम्पररी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सर, ये मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सारे के सारे एंटी मैटर्स होते हैं, आखिर वो जाते कहाँ हैं? Well, actually that's a really good question, a question that I like very much। and मैंने भी खुद से बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि जो भी एंटी मैटर है हमारे यूनिवर्स का वो गया कहाँ। लेकिन द ट्रुथ इज कि एनीवन डजंट नो कि एंटी मैटर कहाँ गया। लेट मी टेल यू कि जब भी कोई मैटर, यानी कि एवरीथिंग अराउंड अस इज अ पीस ऑफ मैटर, ये मैटर एंटी मैटर से कोलाइड करेगा या फिर कांटेक्ट में आएगा, तब मैटर और एंटी मैटर दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड ये सिर्फ प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, अ वेरी एक्सप्लोसिव एनर्जी। लेट मी टेल यू कि अगर आप 1 ग्राम भी एंटी मैटर का लो, इफ यू पुट 1 ग्राम ऑफ एंटी मैटर, आप जमीन में रखो, जमीन पे रखो, यू जस्ट सिंपली पुट 1 ग्राम एंटी मैटर ऑन द ग्राउंड, तो पूरी न्यूयॉर्क सिटी एक्सप्लोड हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। एंड न्यूयॉर्क सिटी इट इज say one of the costliest city or the best city as you can say in the world। तो एंटी मैटर बहुत एक्सप्लोसिव मटेरियल है या फिर एक काइंड का मैटर है। यू हैव एंटी पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल इज दैट इज पॉजिट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का मास है लेकिन पॉजिटिव चार्ज है, वेयर एज इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज। जब ये यूनिवर्स फॉर्म हुआ था तब हमारे पास एज द थ्योरी सेज कि हमारे पास इक्वल अमाउंट ऑफ एंटी मैटर मैटर होना चाहिए था, लेकिन टुडे व्हाट वी सी ऑल अराउंड अस इज जस्ट मैटर। एंटी मैटर हमें नहीं दिखता है। इसका मतलब समहाउ जितना भी मैटर था एंड एंटी मैटर था वो एक्चुअल में कोलाइड करके कांटेक्ट में आके सारे प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी लीव कर दिया। लेकिन हो सकता है ऐसा भी कि एंटी मैटर से ज़्यादा मैटर हो, यानी कि कुछ एंटी मैटर एंड मैटर कैंसिल आउट कर गए, लेकिन जो भी हमारे ऑल अराउंड है ये उस रिमेनिंग पार्ट ऑफ मैटर था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो भी एंटी मैटर था वो आज भी एग्जिस्ट करता है, बट समवेयर लाइक इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड, इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिवर्स, एक काइंड की एंटी वर्ल्ड जहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स मैटर से नहीं एंटी मैटर से बने होते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन अभी तक किसी भी रिसर्चर या फिर फिजिसिस्ट को भी नहीं पता कि ये सारा एंटी मैटर गया कहाँ। एंड जो हमारे पास एंटी मैटर आज भी है, say you don't have even a single gram of antimatter, and 1 gram of antimatter actually cost $62.5 trillion, which is so expensive, the most expensive material on earth, that Elon Musk, the richest man of earth, उनकी भी net worth इतनी नहीं है, so that is no one can actually buy antimatter। तो antimatter हमारे पास जो भी है वो भी laboratories में created है, हमारे पास natural antimatter नहीं है, so nobody knows where it all went। सर, ब्लैक होल क्या होता है? वेल, क्लासिकल फिजिक्स में तो बेसिकली देखें, एक ब्लैक होल एक बेसिकली एक ऐसा स्टार है जहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हाई लेवल, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि उस स्टार से लाइट स्केप नहीं कर सकती, यानी कि जो भी लाइट स्टार के सरफेस को लीव करेगी वो वापस रिटर्न हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी बहुत हाई लेवल की होती है। तो वहाँ से लाइट स्केप नहीं कर सकती, तो ऑब्वियसली हमें वो स्टार दिखेगा ही नहीं। सो दैट इज कॉल्ड अ ब्लैक होल। इसको फर्स्ट टाइम पॉइंट आउट किया था 1784 में जॉन माइचल ने, हु वाज एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम। एंड लेकिन बाद में इस कंसेप्ट को इट वाज ऑलमोस्ट फॉरगॉटन। बाद में लैपलेस ने भी अपनी एक बुक में उसके बारे में पॉइंट आउट किया था फर्स्ट 2 एडिशंस में, लेकिन बुक की 3rd एडिशन में उन्होंने इस कंसेप्ट को रिमूव कर दिया। लेकिन ब्लैक होल का ओरिजिनली मेन कंसेप्ट ओरिजिन तब हुआ जब 1915 में सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। एक साइंटिस्ट थे कार्ल स्क्वार्सचाइल्ड, उन्होंने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को यूज किया, रादर कि पहले के टाइम में तो जॉन माइचल ने क्या किया था, न्यूटन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को ब्लैक होल पे अप्लाई किया।
लेकिन स्क्वार्चाइल्ड ने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को ब्लैक होल्स के लिए अप्लाई किया एंड कुछ सॉल्यूशंस निकाले ऑफ आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस। लेकिन बाद में उन्हें क्या मिला कि ये कुछ बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टिंग रिजल्ट्स दिख रहे थे, कि कुछ ऐसे रिजल्ट जिसमें खुद आइंस्टाइन बिलीव नहीं करते थे एंड आर्थर एडिंगटन द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोफिजिसिस्ट ऑफ हिज टाइम भी बिलीव नहीं करते थे। सो द कंसेप्ट ऑफ ब्लैक होल वाज थॉट कि ऐसा कोई स्टार एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन फिर इंडियन साइंटिस्ट सुब्रमण्यन चंद्रशेखर ने जो बाद में कंसेप्ट दिया ऑफ चंद्रशेखर लिमिट, आई एम नॉट गोइंग इनटू वेरी मच डिटेल अबाउट दैट, चंद्रशेखर लिमिट का कंसेप्ट यूज करके बाद में पता चला कि ब्लैक होल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से चंद्रशेखर को नोबेल प्राइज भी मिला था। एंड सो सुब्रमण्यन चंद्रशेखर एंड अ लॉट ऑफ अदर फिजिसिस्ट, first of all say John Michael, then there was Laplace, then there was Schwarzschild and a lot of physicists in a row ने वर्क किया। तब पता चला कि ब्लैक होल ऐसा सिंपली कोई स्टार नहीं है जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी हाई है कि लाइट वहां से स्केप नहीं कर सकता। एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ना किसी स्टार के लिए तो इतनी हाई हो ही नहीं सकती, किसी स्टार के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी हाई हो नहीं सकती। जब एक स्टार डाइज, राइट, द डेथ ऑफ अ स्टार, उसके बाद में जो बनता है दैट कैन बी अ ब्लैक होल। उसके बाद में 3 पॉसिबल स्टेट हो सकते हैं। जब एक स्टार की डेथ होती है उसका सारा फ्यूल खत्म हो जाता है, वो रेडिएट नहीं कर सकता। बाद में 3 पॉसिबल स्टेट्स होती हैं। एक पहले तो देयर कैन बी द स्टेट ऑफ अ वाइट ड्वार्फ, वो स्टार एक वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो सकता है। वाइट ड्वार्फ नहीं, अगर वो उससे भी ज़्यादा डेंस है तो वो एक न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो सकता है। अगर न्यूट्रॉन स्टार भी नहीं, देन द थर्ड एंड द लास्ट सिचुएशन, वो स्टार एक ब्लैक होल बनता है। सो द ब्लैक होल इज द लास्ट टर्म जो कि पॉसिबल हो सकता है फॉर ए स्टार। तो स्टार की डेथ के साथ बेसिकली क्या होगा, अगर इसे एक ब्लैक है, ये स्टार कोलैप्स कर जाता है, एक पॉइंट तक आ जाता है एंड सिंस इतनी कम पॉइंट में, इतनी कम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस में, इतने कम रेडियस में इतनी हाई मास को जब स्टोर करते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स एट इट्स सरफेस बहुत हाई हो जाएगा कि लाइट रियली में एस्केप नहीं कर सकती एंड दैट इज द मॉडर्न वर्जन ऑफ अ ब्लैक होल।